बारे में, कितने प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। 8 प्रकार की मिट्टियों में सबसे पहले वर्ग में जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। उसके बाद से काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, पीटीमय मिट्टी और वन मृदा पाया जाता है। अर्थात पूरे भारत भर में का मतलब पूरे जो लद्दाख का क्षेत्र है, चूँकि लद्दाख अब पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख हो गया, तो लद्दाख के क्षेत्र से और डायरेक्ट नीचे कन्याकुमारी तक और उधर गुजरात के क्षेत्र से और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक टोटल मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। चूँकि मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो मिट्टी का निर्माण जो पर्वतीय क्षेत्रों से पर्वत के या पठारों के जो कण आते हैं, वो उनके निक्षेपण होने के कारण उनके कण जब टकराते हैं तो सीधे सीधे उसमें मिट्टियों में परिवर्तन हो जाता है, या उसके अलावा ताप और दाब का भी इफेक्ट होता है जिसके कारण मिट्टी बनता है। तो इसके अनुसार यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टियों को मुख्य रूप से 8 वर्गों में बांटा गया, जिसमें पहले प्रकार की जो मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा यानी अर्थात कुल क्षेत्रफल का जितना भारत का क्षेत्रफल है उस टोटल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है भारत में। और यह जलोढ़ मिट्टी पाया कहाँ जाता है, तो भारत के उत्तरी मैदान में। और भारत के उत्तरी मैदान किससे रिलेटेड है, तो नदियों से रिलेटेड है, क्योंकि ये उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से सीधे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो अपने साथ लेकर आई हुई मिट्टी का निक्षेपण करती है। निक्षेपण का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर मिट्टी को दूसरे जगह लेके जाना। तो वह अपने साथ जो नदियां जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, या फिर से गंगा नदी तंत्र के अलावा सिंधु नदी तंत्र जो हो गया, तो वह अपने साथ जो मिट्टियों को ले आके बहा के लेके आती है और दूसरी जगह निक्षेपण करती है। उस तरह की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यानी और यह जो जलोढ़ मिट्टी है, यह जलोढ़ मिट्टी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इस जलोढ़ मिट्टी को एक वर्ग को खादर मिट्टी कहा जाता है और एक वर्ग को बांगर मिट्टी कहा जाता है। अभी खादर मिट्टी क्या है या बांगर मिट्टी क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है। यानी जो हमेशा निक्षेपण अगर होता है, जिस नदी में हमेशा निक्षेपण होता है का मतलब हमेशा कटाव होता है, जैसे गंडक नदी है तो वो अपने साथ हमेशा वर्ष भर में लगभग कटाव करती है या उसमें पानी हमेशा बहता रहता है, तो एक जगह से मिट्टी को उठा के दूसरी जगह लेके आती रहती है। तो जो नई मिट्टियों का जो परिवर्तन होता रहता है वो उस प्रकार की मिट्टी, उस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जैसे अपने वहाँ से अगर इस स्थान पर जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से अगर अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया की ओर चला जाए, कुशीनगर जो जिला है उस एरिया में पहले नदी बहती थी, जो कुशीनारा था उसका नाम, तो उसमें नदी बहती थी। अब उसके समय में जो लेके आया गया होगा वो मिट्टी, वो तो जलोढ़ मिट्टी ही थी, लेकिन वह अब चूँकि नदियों का बहाव वहाँ पे नहीं है, तो नदियों का बहाव न होने के कारण वह जो जलोढ़ मिट्टी है वो ज़्यादा पुरानी हो गई है, यानी नया रूप में उसका परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उस तरह की मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी यह दोनों जलोढ़ मिट्टी का ही हिस्सा है, जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो वर्ष भर में जिनका निक्षेपण होता जाता है, वो खादर मिट्टी होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है। और यह जो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं, तो नदियों से बनी होती हैं। नदियों द्वारा लाए गए, नदियों के जल द्वारा लाए गए जो मिट्टियाँ होती हैं वह जलोढ़ मिट्टी होती हैं, अर्थात इसका निर्माण निक्षेपण से होता है। और अगर पश्चिमी भारत में देखा जाए तो पश्चिमी भारत में यह मिट्टी राजस्थान के संकीर्ण गलियारे, चूँकि राजस्थान एक ऐसा इलाका है जिसमें भारतीय मरुस्थल पाया जाता है, और भारतीय मरुस्थल जो है उसका नाम है थार मरुस्थल। और सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, और वह मरुस्थल पड़ता है साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। साउथ अफ्रीका देश में नहीं पड़ता है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। लेकिन उसके अलावा और भी विश्व में मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे मंगोलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र, मंगोलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र चाइना वगैरह में पड़ता है। तो यह जो भारतीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसको थार कहा जाता है, राजस्थान के इलाके में पड़ता है। लेकिन राजस्थान के संकीर्ण गलियारे से और गुजरात के कुछ मैदानी भागों तक यह मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में इस जलोढ़ मिट्टी का जो है अवक्षेप सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तरी मैदान में, यानी जो नदियाँ जो बहती हैं जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, या इसकी सहायक जो नदियाँ हैं जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, या सोन नदी हो गया, तो इसकी सहायक जितनी भी नदियाँ हैं इनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। वही अगर प्रायद्वीपीय प्रदेश में देखा जाए, प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं,
तो 3 प्रकार का एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थल या ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, केवल 3 ओर से। जैसे भारत का निचला जो क्षेत्र है वो इधर, इधर और इधर, मतलब इधर जो है खंबात की खाड़ी है, इधर जो है वह पाक जल संधि है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ यह क्षेत्र है या स्थल, इसलिए इसको प्रायद्वीपी भारत कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप किसे कहा जाएगा? तो ऐसा भूभाग या ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, भारत का जो द्वीप समूह है, उसमें सबसे ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। सभी द्वीप एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे हैं। वैसे लक्षद्वीप में भी है, लक्षद्वीप में भी जो द्वीप पाए जाते हैं वो भी सब एक जगह नहीं है, और उसमें से 10 के स्थान पर ही केवल निवास पाया जाता है मनुष्य का, बाकी नहीं पाया जाता है। महाद्वीप क्या होता है? तो अगर छोटा क्षेत्र है, छोटा सा अगर क्षेत्र है और वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है तो उसको तो द्वीप कहा जाएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा क्षेत्र हो और वह चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो तो उसको महाद्वीप कहा जाता है, वह महाद्वीप होता है। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश में अगर चला जाए तो जल और मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो पूर्वी तट के नदियों के डेल्टा और घाटियों में। पूर्वी तट क्या है? तो जो भारत है, देखिए भारत का ये प्रायद्वीपीय अगर भारत में चला जाए तो इधर वाला जो हिस्सा है वह पश्चिमी घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है, और इधर वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं पूर्वी घाट। चूँकि जब मानसून भारत में आता है, हम लोग पढ़ेंगे मानसून वाले चैप्टर में, कि जब मानसून भारत में आता है जून के फर्स्ट वीक में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो वो सीधे पश्चिमी घाट पर अटैक करता है, केरला के मालाबार तट पे, और इधर नहीं जा पाता है क्योंकि इधर वर्षा इसलिए कम करता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, क्योंकि छाया वृष्टि का क्षेत्र पड़ता है। इधर पर्वत ऊंचे पाए जाते हैं, इधर घाटियाँ जो है नीचे पाई जाती हैं। इस पूर्वी घाटी में बहुत सारा फूट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां आके और बंगाल की खाड़ी में गिरी होती हैं, मतलब पूर्व की दिशा में गिरी होती हैं। जैसे गोदावरी नदी हो गया, या कावेरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, ये सभी नदियां जो है ये पूर्व से बहती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। या महानदी हो गया, महानदी सीधे उड़ीसा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके कारण इस पूर्वी घाट में बहुत ज़्यादा फूट हो जाता है। तो चूँकि नदियाँ बहती हैं, तो अभी हम बताएं कि नदियों के कारण ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा लाए गए जल से जो मिट्टी का निक्षेपण होता है, उस मिट्टी से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसका मतलब यहाँ से जब नदियाँ बहते हुए जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यहाँ पूर्वी घाट है, इसका मतलब इस जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूर्वी घाट में भी होता होगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता होगा जितनी मात्रा में उत्तरी मैदान में, क्योंकि उत्तरी मैदान में नदियों की संख्या ज़्यादा है और साउथ इंडिया में यानी प्रायद्वीप भारत में नदियों का विस्तार कम है, नदियों का जाल कम है। ये कारण है जिसके कारण से जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में उत्तरी भारत में पाई जाती है, दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का गठन कैसे हुआ है, कैसे संरचना है, तो इसका गठन 2 मिट्टियों से हुआ है, एक बलुई दोमट और एक चिकनी मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिलने से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं कि नहीं, या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन तत्व किस तत्वों की कमी होती है, या यह कृषि के लिए उपजाऊपन होता है कि नहीं, या कृषि के लिए लाभदायक यह मिट्टी होती है कि नहीं। यह 3-4 टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमस का मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु, और जिस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस अर्थात जीवाणु पाए जाते हैं वह मिट्टी उतना ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है वह कृषि के लिए उतना ही उपयोगी होती है। यही कारण है कि इस मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा जब ज़्यादा पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, और ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसकी उर्वरता शक्ति ज़्यादा होती है। और उर्वरता शक्ति ज़्यादा होने के कारण इस पर गहन खेती की जाती है, गहन कृषि की जाती है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है, अर्थात कृषि के लिए सबसे योग्य जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। यानी जलोढ़ मिट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कृषि की जाती है। अगर इसमें पश्चिमी घाट से या पश्चिम दिशा से, उत्तरी मैदान में ही अगर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर अगर हम चलें तो इसमें बालू का मात्रा जाते जाते लास्ट में धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर बालू की मात्रा कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा अगर कृषि की जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पर की जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में उर्वरता शक्ति ज़्यादा होती है। ये था जलोढ़ मिट्टी।
फिर टॉपिक हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला तो एक कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए जलों के निक्षेपण से, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा कि इसमें किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है और किस तत्व की मात्रा कम पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, हम पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। और सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है, फास्फोरस तत्व पाया जाता है। और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा पाए जाने के कारण इसमें जो जीवाणु होते हैं, जो ह्यूमस होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि वह ह्यूमस जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में हम लोग लेते हैं, जीवधारी लेते हैं। इसलिए यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है और सबसे ज़्यादा इस पर कृषि की जाती है। गन्ने की अगर पूछा जाए, निम्न में से गन्ने की कृषि सबसे ज़्यादा किस मिट्टी पर की जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पर की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और कहाँ पे गन्ना की कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो गन्ने की कृषि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है। लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर कहा जाए कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा गन्ने की कृषि कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। माने अगर चीनी का तुलना करना हो तो कभी चीनी उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है उत्पादन और कभी महाराष्ट्र में बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि जो गन्ने का जो किस्म है जो बोया जाता है उसके उत्पादन क्षमता पर डिपेंडेबल होता है कि उसका उत्पादन क्षमता कितना है, उस पर डिपेंडेबल ये चीज़ें होती हैं। तो ये इस मिट्टी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, या इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गाढ़े काले रंग का या अथवा स्लेटी रंग का होता है, यही कारण है कि इसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में दक्कन के पठारी क्षेत्रों में अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से होते हुए और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकतर भागों में पाई जाती है। यानी काली मिट्टी का विस्तार किन किन प्रदेशों में है भारत के, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकतर क्षेत्रों में, जहां दक्कन का पठारी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। चूँकि अगर प्रायद्वीपीय भारत में चला जाए तो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो घाटी क्षेत्र है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, उसके पश्चिमी भागों में सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी पाई जाती है, उसकी उपस्थिति ज़्यादा होती है। चूँकि काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि काली मिट्टी में नमी ज़्यादा पाई जाती है। नमी ज़्यादा पाए जाने का मतलब अगर उसमें बारिश हो जाए तो बारिश हो जाने के कारण उसमें वह मिट्टी चिपचिपा हो जाता है, जैसे लाशा वगैरह नहीं होता है उस तरह का, गोद जो होता है उस तरह का हो जाता है। तो उसमें पानी की मात्रा की नमी की कमी नहीं होती है। नमी कमी नहीं होने के कारण चूँकि कपास होता भी है वहीं पर जहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा हो। जैसे हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले अगर कपास की खेती करने की शुरुआत किसी ने की थी तो सिंधवासियों द्वारा की गई थी। और उसमें उस समय फैक्ट्री का स्थापना किया गया था सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र उद्योग चलता था भारत में उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। और सर्वाधिक उपयोगी माने जाने के कारण इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जब यह गीले होती है तो चिपचिपा हो जाती है, और जब इसमें पानी की कमी हो जाए यानी सूखा पड़ जाए तो सूखा पड़ने पर इस मिट्टी में दरार पड़ जाता है। दरार पड़ जाता है ऐसा, और ऐसा प्रतीत होता है कि उस खेत की या उस मिट्टी की जुताई कर दी गई है, ऐसा दरारें पड़ जाती हैं। तो इस मिट्टी में जो अगर सूखेगा यह मिट्टी तो ज़्यादा दरार पड़ जाएगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में पानी हो तो वह फूल जाएगा मिट्टी, और फूलकर चिपचिपा हो जाता है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चूना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, और कुछ मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है। यानी काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो वह चूना, आयरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पोटेशियम नहीं पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी में कौन ऐसा तत्व है जिसकी संख्या कम पाई जाती है, किस तत्व की संख्या कम पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव जो पदार्थ होते हैं जिसको ह्यूमस कहा जाता है उसकी संख्या कम पाई जाती है। यानी काली मिट्टी में सर्वाधिक कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ की कमी होती है।
तो काली मिट्टी से फिर 3-4 क्वेश्चन। काली मिट्टी से पूछा जाता है निम्न में से रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी। या कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो वो काली मिट्टी होती है या अथवा रेगुर मिट्टी होती है। कौन ऐसी मिट्टी है जिसमें नमी की कमी कभी नहीं होती है? तो वह काली मिट्टी है, उसमें हमेशा नमी बनी रहती है। कौन ऐसी मिट्टी है जब वह सूखती है या जब उसका सूखा पड़ जाता है तो उसमें दरारें ऐसी पड़ जाती हैं जैसे लगता है कि उसकी जुताई कर दी गई हो? तो वह होता है काली मिट्टी। या काली मिट्टी निम्न में से किन किन राज्यों या किन किन प्रदेशों में पाई जाती है? तो वह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। और अगर साउथ इंडिया में चला जाए, तमिलनाडु, उसमें गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में, तो वहाँ पर भी इस नदी का सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का थोड़ा सा अवक्षेप पाया जाता है। ये था रेगुर मिट्टी अथवा काली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी संपन्न हो गया। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लाल और पीली मिट्टी, और उसके बाद से लेटेराइट, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी।